हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज हम बात करेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। ठीक है, मेरा नाम प्रदीप है और आज अपन पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन की बात करेंगे। इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की अपन बात करने वाले हैं। तो इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर अपन कैसे पढ़ेंगे? पहले अपन मेल की बात करेंगे, नर जनन अंग की बात करेंगे, वो सारी बातें पढ़ लेंगे, नर के बारे में सारी बातें पढ़ लेंगे। उसके बाद में अपन जो स्त्री है, जो फीमेल है, इसके अंदर पादपों में जो फीमेल है उसकी बात कर लेंगे, उसके जो जनन अंग है उनको पढ़ लेंगे। उसके बाद में दोनों का मिलन करवाएंगे। ठीक है, वो कैसे होगा वो भी इसमें एक अलग इसमें प्रक्रिया होती है, दोनों का मिलन करवाएंगे। ठीक है, तो वो सारी जो प्रोसेस है वही है जो अपन ने मानव जनन के अंदर पढ़ी थी, सेम वैसा सा आपको देखने में लगेगा। तो करते हैं अपन स्टार्ट। पहले बात करेंगे नर जनन अंग की बात कर लेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो नर जनन अंग है उसकी बात करेंगे तो पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर, पुंकेसर क्या होता है जी? ये पुंकेसर, एक बार मैं कलर चेंज कर लूं। ठीक है, कलर चेंज कर लिया जाए। ओके, पुंकेसर, पुंकेसर क्या होता है? पुंकेसर बता दूं, ये पूरा जो है ना, ये पूरा जो है ये क्या है? पुंकेसर है। पूरा क्या है? पुंकेसर है। इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? स्टेमन बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं इसको? स्टेमन बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ये जो इतना सा पार्ट है इसको बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं? परागकोश। ठीक है, ये आपका डायग्राम आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, वही डायग्राम है। ठीक है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, ये क्या होता है? परागकोश। क्या बोलते हैं इसको? परागकोश। ये जो नीचे डंडी सी दिख रही है ना आपको, ये वाली जो डंडी सी दिख रही है आपको, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं तंतु डंठल। क्या बोलते हैं? तंतु डंठल। इंग्लिश में फिलामेंट। इंग्लिश में फिलामेंट। ऊपर वाला जो भाग है इसको बोलते हैं परागकोश, इंग्लिश में एंथर। ठीक है, ये जो नीचे वाला भाग है जो डंडी सी है इसको बोलते हैं तंतु डंठल, इंग्लिश में फिलामेंट। और दोनों को साथ में क्या बोलते हैं? पूरे को क्या बोलते हैं? पूरे को बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। ठीक है, तो पुंकेसर, ठीक है, पुंकेसर परागकोश प्लस तंतु डंठल, परागकोश प्लस तंतु डंठल क्या बनाते हैं? पुंकेसर बनाते हैं। दोनों मतलब दोनों को साथ में क्या बोलेंगे? पुंकेसर बोलेंगे। ठीक है जी। इंग्लिश में स्टेमन, एंथर प्लस फिलामेंट। ठीक है, इसको एंथर बोलेंगे, परागकोश को इंग्लिश में एंथर बोलते हैं और जो तंतु डंठल है उसको फिलामेंट बोलते हैं। चलो जी आगे चलते हैं। इतनी बात समझ में आई ना आपको? इतनी बात समझ में आ गई ना कि जो ऊपर की जो तरफ जो है ना, ऊपर की तरफ जो है वो क्या है? परागकोश है, और जो नीचे जो डंडी सी होती है उसको तंतु डंठल बोलते हैं। चलो फिर आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे परागकोश की। ये परागकोश बवाल क्या चीज है? आपने ये तो देख लिया होता क्या है, ऊपर क्या है, लेकिन है क्या ये? ठीक है, अब ये शक्ल इसकी देख ली परागकोश की, लेकिन होता क्या है ये आप देखिए। परागकोश को इंग्लिश में एंथर बोलते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। तो एक परागकोश के अंदर कितनी पाली होती है? 2 पाली होती है। ठीक है, ये थोड़ी सी जो गणित है ना, ये ध्यान से सुनना। एक परागकोश के अंदर कितनी पाली होती है? 2 पाली। ठीक है, 2 पाली होती हैं। अब 2 को क्या बोल सकते हैं? द्विपाली तो बोल सकते हैं ना, द्विपाली तो बोल सकते हैं। ठीक है जी। एक पाली के अंदर कितने कोष्ठ होते हैं? 2 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं? 2 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, 2 कोष्ठ है तो इसको क्या बोलते हैं? द्विकोष्ठी तो बोल सकते हैं ना। ठीक है, द्विकोष्ठी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब आप सिंपल सी गणित है, सिंपल सी गणित है कि एक जो परागकोश है उसके अंदर कितनी पाली है? 2 पाली। ठीक है, एक पाली के अंदर कितने कोष्ठ है? 2 कोष्ठ है। तो 2 पाली के अंदर कितने कोष्ठ होंगे? 4 कोष्ठ होंगे। ठीक है, और एक परागकोश के अंदर कितने कोष्ठ होंगे? 4 कोष्ठ होंगे। सिंपल सी बात है। एक कोष्ठ के अंदर कितने लघु बीजाणुधानी है? ठीक है, लघु बीजाणुधानी कितनी है? इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। हिंदी में लघु बीजाणुधानी। ठीक है, लघु बीजाणुधानी। तो एक कोष्ठ के अंदर एक लघु बीजाणुधानी होता है। ठीक है, एक कोष्ठ के अंदर एक लघु बीजाणुधानी होता है। वापस से सुन लो यार, ये थोड़ी सिंपल सी गणित है लेकिन कंफ्यूजिंग होती है। ठीक है, तो सुन लो। एक परागकोश के अंदर कितनी पाली? 2 पाली। ठीक है, एक पाली के अंदर कितने कोष्ठ? 2 कोष्ठ। तो 2 पाली के अंदर कितने कोष्ठ? 4 कोष्ठ। तो एक परागकोश के अंदर कितने कोष्ठ होंगे? 4 कोष्ठ। एक कोष्ठ के अंदर कितने जो लघु बीजाणुधानी है वो कितने होंगे? ठीक है, जो माइक्रोस्पोरेंजियम कितने होंगे? 1 होगा। तो पूरे परागकोश के अंदर, एक परागकोश के अंदर कितने लघु बीजाणुधानी होंगे? 4 होंगे। ठीक है, 4 कोष्ठ होते हैं एक परागकोश के अंदर, तो 4 ही लघु बीजाणुधानी होंगी। यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी। सिंपल गणित है बिल्कुल। ठीक है जी। अब बात करेंगे अपन लघु बीजाणुधानी के बारे में, कुछ बातें कर लेते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम, इंग्लिश में माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं, हिंदी में लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी। ठीक है, अब ये लघु बीजाणुधानी
मेल के अंदर, नर के अंदर इसको लघु बीजाणुधानी बोलते हैं। ऐसे जब अपन स्त्री के बारे में पढ़ेंगे, जब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ेंगे प्लांट के अंदर, तो वहां पर क्या बोलेंगे इसको नहीं, मतलब वहां पर जो नाम आएगा वो आएगा गुरु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी, इंग्लिश में मेगास्पोरेंजियम आएगा। तो पहले बात कर लेते हैं लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में, कुछ बातें कर लेते हैं। तो ये कैसा होता है, इसका जो बाह्य जो रूपरेखा होती है ना, जो बाहरी जो रूपरेखा होती है इसकी, वो कैसी होती है, बाहरी जो रूपरेखा होती है वो कैसी होती है इसकी, गोल होती है। कैसी होती है जी, गोल होती है। ये गोल आकृति का दिखता है, गोल आकृति का दिखता है। कौन दिखता है, लघु बीजाणुधानी, ठीक है। 4 लेयर्स होती हैं इसके अंदर, 4 लेयर्स होते हैं, मतलब 4 इसके अंदर भित्ति परत होती हैं। 4 लेयर से बना हुआ था, 4 भित्ति परतों से बना हुआ होता है। कौन कौन सी है जी, बाहर की जो है वो होती है एपिडर्मिस, ठीक है, उसके बाद में एंडोथीशियम, उसके बाद में मिडिल लेयर, उसके बाद में टेपटम। टेपटम सबसे अंदर की लेयर होती है, ठीक है, सबसे अंदर की जो भित्ति परत होती है वो कौन सी होती है, टेपटम होती है। और सबसे बाहर होती है वो कौन सी होती है, एपिडर्मिस होती है। वापस से सुन लो, पहले एपिडर्मिस, उसके बाद में एंडोथीशियम, उसके बाद में मिडिल लेयर, उसके बाद में आपकी टेपटम, ठीक है जी। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर को मध्य परत, ठीक है, और टेपटम, ठीक है जी। अब जो शुरू की जो 3 है ना, कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और आपकी मिडिल लेयर, ये जो बाहर की जो 3 है, इनका काम क्या है, ये प्रोटेक्शन का काम करती हैं, प्रोटेक्शन का काम करती हैं। ये किसका काम करती है, प्रोटेक्शन का, संरक्षण का काम करती हैं ये, ठीक है जी। और इसका काम क्या होगा, ये जो 3 लेयर है, बाहर की जो 3 लेयर है, इनका एक तो प्रोटेक्टिव का काम हो गया, प्रोटेक्शन का काम हो गया। और क्या काम है इनका, और काम है जो आपकी जो परागकोश है ना, जो परागकोश है ना, आपकी परागकोश है ना, जो आपके एंथर है, जो परागकोश है, इनका स्फुटन कराएंगे, ठीक है, इनको फटने में हेल्प करेंगे, ठीक है, फटने में मदद करेंगे, ताकि जो परागकण अंदर बनेंगे, परागकोश के अंदर जो परागकण बनेंगे वो बाहर निकल सके, ठीक है। तो ये जो 3 लेयर है, ये जो फटेंगी ना, ये जो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और जो मिडिल लेयर है, ये फटेंगी तब परागकण बाहर निकलेंगे, तो उसमें ये हेल्प करते हैं। और जो टेपटम, जो अंदर वाली जो लेयर है, सबसे अंदर कौन सी होती है, टेपटम होती है। सबसे अंदर कौन सी परत मिलेगी आपको, टेपटम मिलेगी। इसका काम क्या है, ये पोषण देती है। ये क्या देती है, पोषण देती है। कैसे क्या देती है, थोड़ी सी आगे बात करेंगे इसकी। चलो जी, यहां तक बातें क्लियर है ना। अब टेपटम के बारे में कुछ बातें लिख रही है आपके एनसीईआरटी में, तो वो देख लीजिए। टेपटम, ठीक है, इसकी जो कोशिकाएं होती है ना, वो इनके अंदर सघन जीव द्रव्य होता है, ठीक है। ये जो कोशिकाएं होती है ना, टेपटम की जो सेल्स होती हैं, टेपटम की जो कोशिकाएं होती हैं, इनके अंदर सघन जीव द्रव्य है, ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म इनके अंदर होता है, ठीक है जी। एक से अधिक इनके अंदर केंद्रक होते हैं, एक से ज्यादा इनके अंदर केंद्रक होते हैं, मतलब मोर देन 1 न्यूक्लियस होते हैं इनके अंदर, एक से ज्यादा केंद्रक होते हैं इनके अंदर। यहां तक बातें क्लियर होनी चाहिए। क्या मैंने बताई आपको कि भैया जो आपका परागकोश होता है ना, ठीक है, परागकोश के बारे में मैंने आपको बातें बताई हैं। तो एक परागकोश के अंदर कितनी पाली, 2 पाली। एक पाली के अंदर कितने कोष, 2 कोष, ठीक है। तो पूरे परागकोश के अंदर कितने कोष हो जाएंगे, 4 कोष हो जाएंगे, क्योंकि 2 पाली है, एक पाली के अंदर 2 कोष होते हैं। तो 2 पाली के अंदर कितने, 4 कोष, और एक परागकोश के अंदर कितने होंगे, 4 कोष, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब एक कोष्ठ के अंदर कितने होते हैं, लघु बीजाणुधानी कितने होते हैं, 1 होता है। तो 4 कोष्ठ के अंदर कितने हो जाएंगे, 4 लघु बीजाणुधानी हो जाएंगे, ठीक है। तो एक परागकोश के अंदर कितने होंगे, 4 लघु बीजाणुधानी होंगे, सिंपल सी गणित है। उसके बाद मैंने आपको लघु बीजाणुधानी के बारे में कुछ बातें बताई। क्या बातें बताई जी, मैंने आपको बताया कि उसके जो बाह्य आकृति है वो गोल होती है, वो 4 परतों से बना हुआ होता है। जो बाहरी परत है वो एपिडर्मिस है, उसके बाद में एंडोथीशियम, उसके बाद मिडिल लेयर, उसके बाद में टेपटम, ठीक है। जो बाहर की जो 3 है वो किसका, उनका काम क्या है, प्रोटेक्शन का काम है, संरक्षण का काम है। और वो फटती हैं, कब फटती हैं, वो परागकोश को फाड़ने में हेल्प करती हैं, फटने में हेल्प करती हैं, क्योंकि जो परागकण बनेंगे वो उनको बाहर निकालने के लिए, ठीक है। जो टेपटम जो अंदर की लेयर है वो क्या है, न्यूट्रिशन का काम देखती है, न्यूट्रिशन का काम देखती है, मतलब पोषण का काम देखती है। उसके अंदर जो डेंस साइटोप्लाज्म होता है, मतलब सघन जीव द्रव्य होता है, ठीक है। एक से ज्यादा उनके अंदर केंद्रक होता है टेपटम के अंदर, और वो अंदर की परत है। यहां तक बातें क्लियर है। अब आगे बात करेंगे अपन परागकण कैसे बनेंगे, उसकी बारे में बातें करेंगे। तो यहां तक आप बातें क्लियर हो चुकी हैं, आपको जो मोटी मोटी बातें हैं वो समझ में आ चुकी हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, जो आपका जो लघु बीजाणुधानी क्या होता है, वो आपको पता चल गया होगा। अब अपन बात करेंगे परागकण कैसे बनेंगे, वो देख लो, ठीक है। लघु बीजाणुधानी है, ठीक है, लघु बीजाणुधानी है, माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक है। उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, बीजाणुजन उत्तक, ठीक है। वापस से सुनो, लघु बीजाणुधानी है, उसके अंदर क्या होता है, लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या है, लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या है, बीजाणुजन उत्तक है। क्या है, बीजाणुजन उत्तक, इंग्लिश में स्पोरोजीनस टिश्यू। कौन से टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू,
ठीक है। लघु बीजाणु धानी के अंदर क्या है, बीजाणु जन ऊतक है, ठीक है जी। बीजाणु जन ऊतक जो है ना, बीजाणु जन ऊतक जो है वो किसमें कन्वर्ट होंगे, लघु बीजाणु मातृ कोशिका के अंदर, ठीक है जी। किसके अंदर, लघु बीजाणु मातृ कोशिका के अंदर, इंग्लिश में माइक्रोस्पोर मदर सेल, इंग्लिश में क्या, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब ये जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका है इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा, क्या होगा, मियोसिस होगा, क्या होगा, मियोसिस होगा, ठीक है जी। मियोसिस जब होगा तो क्या बनाएगी ये, लघु बीजाणु चतुस्क, क्या बनाएगी, लघु बीजाणु चतुस्क, इंग्लिश में माइक्रोस्पोर टेट्राड, क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। अब ये जो लघु बीजाणु चतुस्क है इनसे क्या बनेंगे, परागकण बनेंगे। जो ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बने हैं इनसे क्या बनेंगे, परागकण बनेंगे, क्या बनेंगे, परागकण बनेंगे, पोलन ग्रेन, इंग्लिश में पोलन ग्रेन बोलते हैं। अब ये देखो, ये आप परागकण वाली जो प्रोसेस समझ गए ना, जो मेल के अंदर जो परागकण बनेंगे इसकी प्रोसेस समझ गए तो आप फीमेल वाला ऑटोमेटिकली समझ जाओगे, वहां पर आपको बहुत दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको वापस एक बार ध्यान से सुन लो। देखो, लघु बीजाणु धानी है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, बीजाणुजन ऊतक प्रेजेंट है, ठीक है, स्पोरोजेनस टिश्यू प्रेजेंट है। अब जो बीजाणुजन ऊतक है ना वो किसमें कन्वर्ट होगा, आप सिंपल से समझ लो, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा बीजाणुजन लघु बीजाणु मातृ कोशिका के अंदर। जो बीजाणुजन ऊतक है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लघु बीजाणु मातृ कोशिका के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका है उसके अंदर मियोसिस होगी, उसके अंदर क्या होगी, मियोसिस होगी। अब जब मियोसिस होगी तो क्या बनेगा, उससे बनेंगे, मियोसिस आप सबको पता है कि जब मियोसिस होती है तब कितने बनते हैं, 4 कोशिका बनती हैं। तब क्या कितनी कोशिका बनती है, 4 कोशिका बनती है। तो जब लघु बीजाणु मातृ कोशिका के अंदर जब मियोसिस होगी तब क्या बनेगा, तब क्या बनेंगे, बीजाणु चतुस्क बनेंगे। बीजाणु चतुस्क का मतलब 4 बनेंगे, ठीक है। तो 4 बीजाणु चतुस्क बनेंगे, ठीक है। और जो बीजाणु चतुस्क है इनसे क्या बनेंगे, लघु बीजाणु जो चतुस्क है उनसे क्या बनेंगे, परागकण बनेंगे, पोलन ग्रेन बनेंगे। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। नहीं समझ में एक बार वापस देख लेना यार, ठीक है। तो मैंने आपको बताया लघु बीजाणु धानी है, उनके अंदर आपके बीजाणुजन ऊतक प्रेजेंट है। बीजाणुजन ऊतक जो है वो कन्वर्ट किस में होते हैं, लघु बीजाणु मातृ कोशिका के अंदर। और लघु बीजाणु मातृ कोशिका के अंदर मियोसिस होती है, और मियोसिस होने के बाद में क्या बनते हैं, लघु बीजाणु चतुस्क बनते हैं। लघु बीजाणु चतुस्क से आपके क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं, ठीक है जी। अब अपन ने परागकण बना लिए, परागकण बना दिए। अब परागकण के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं, ठीक है। परागकण के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख रही हैं आपके एनसीईआरटी के अंदर, तो वो देख लीजिए। परागकण होता क्या है, वो सारी चीजें देखिए, कैसा क्या दिखता है, कैसी किसके मतलब इसकी दीवार कैसी होती है, सारी चीजें लिख रखी हैं, वो देखो। परागकण इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, पोलन ग्रेन, क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन। कैसा होता है, इसका शेप कैसे होती है, इसकी आकृति कैसी होती है, भैया गोलाकार होता है। कैसी आकृति होती है इसकी, गोलाकार होता है, इंग्लिश में स्फेरिकल होता है, ठीक है जी। व्यास कितना है इसका व्यास कितना है, इसका व्यास है 25 से 50 माइक्रोमीटर। कितना है, 25 से 50 माइक्रोमीटर। व्यास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, डायामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायामीटर। कितना है इसका डायामीटर, 25 से 50 माइक्रोमीटर का इसका डायामीटर होता है, व्यास होता है। 2 परतों से बना हुआ होता है, इसकी चारों तरफ 2 परतें होती हैं, ठीक है। चारों तरफ कितनी होती है, 2 परत होती हैं, ठीक है। नाम की बात करें तो 2 परतों का नाम क्या है, एक होती है बाह्य चोल, एक है अंतः चोल। एक है बाह्य चोल और एक है अंतः चोल। बाह्य चोल को इंग्लिश में बोलते हैं एक्साइन, ठीक है, एक्साइन। और अंतः चोल को इंग्लिश में बोलते हैं इंटाइन, ठीक है। नाम से पता लग रहा है कि बाह्य चोल मतलब बाहर की तरफ होगी और जो अंतः चोल वो अंदर की तरफ होगी, ठीक है। अब जो बाह्य चोल है वो बनी हुई किससे होती है, वो बनी हुई होती है स्पोरोपोलिनिन से बनी हुई होती है। जो बाह्य चोल परत है वो किससे बनी हुई होती है, स्पोरोपोलिनिन से बनी हुई होती है। मैंने आपको सिंपल सी बात बताई है कि भैया परागकण जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। परागकण जो है वो आकृति कैसी होती है, गोल होता है वो दिखने में। व्यास उसका 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। मैं यहां पर आपको रटा के जाऊंगा, इस लेक्चर के अंदर आपको पूरा चैप्टर दिमाग में बैठ जाएगा। तो व्यास इसका कितना होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है और 2 परतों से ये बना हुआ होता है। जो जो बाहर की तरफ जो परत होती है उसका नाम होता है बाह्य चोल, और जो अंदर की जो तरफ परत जो होती है उसका नाम होता है अंतः चोल। तो बाह्य जो चोल है ना वो किससे बनी हुई होती है, वो बनी हुई होती है स्पोरोपोलिनिन से बनी हुई होती है, स्पोरोपोलिनिन से बनी हुई होती है। अभी आप पूछोगे कि भैया ये स्पोरोपोलिनिन क्या बवाल है, ये पोलिनिन क्या होता है। तो स्पोरोपोलिनिन वो है जो जिसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता हो जाता है, वो जो हाईएस्ट जिसके अंदर रेजिस्टेंस हो जाता है। किसके प्रति रेजिस्टेंस है, वो जो मतलब और वो मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है।
जो कार्बनिक जो मटेरियल है वो सबसे ज्यादा जो मोस्ट रेजिस्टेंट है वो कौन सा है, स्पोरोपोलिनिन ही है। ठीक है, तो ये सर्वाधिक प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है। ये क्या है, स्पोरोपोलिनिन जो है वो सर्वाधिक प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है। ठीक है, तो इसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता अच्छी खासी है। ठीक है जी, और जो बाह्य चोल है ना, बाह्य चोल जैसे मान लो ऐसे है, ठीक है, ये है बाह्य चोल है, तो यहां पर पूरी तरफ मतलब ये पूरी रहेगी, लेकिन बीच में एक गड्ढा रहेगा, बीच में एक गड्ढा रहेगा। यहां पर देखो ये एक गड्ढा है, ठीक है, यहां पर ये एक गड्ढा है। ठीक है, क्यों है ये, क्यों है ये, इसको बोलेंगे जनन छिद्र। क्या बोलेंगे, जनन छिद्र। ये जो गड्ढा है इसको क्या बोलेंगे, जनन छिद्र बोलेंगे। ठीक है, देखो ऐसे गोल है पूरा, अब ये समझो ये पूरा परागकण है आपका। ठीक है, इसकी चारों तरफ क्या है आपकी, ये है बाह्य चोल। ठीक है, चारों तरफ है ये, बीच में यहां पर गड्ढा है एक, यहां पर बीच में एक गड्ढा है, इसको बोलेंगे जनन छिद्र। इंग्लिश में बोलते हैं इसको जर्म पोर। क्या बोलते हैं, जर्म पोर। अब पूरा मैंने आपको बताया कि जो बाह्य चोल अब किससे बना हुआ है, स्पोरोपोलिनिन से बना हुआ है, लेकिन जहां पर गड्ढा होगा वहां पर थोड़ी ना स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट होगी, तो वहां पर तो आपकी स्पोरोपोलिनिन जो है वो अब्सेंट होगी। तो जनन जो छिद्र होता है, जहां पर जनन छिद्र होता है, जहां पर जो जनन छिद्र है वहां पर आपकी स्पोरोपोलिनिन जो है वो एब्सेंट होती है। ध्यान से सुनना, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। फिर बात करेंगे अंतःचोल। अंतःचोल इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंटाइन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंटाइन बोलते हैं। इंग्लिश में इसको इंटाइन बोलते हैं। और ये बनी हुई किससे होती है, ये बनी हुई होती है सेलुलोज और पैकेटिन से बनी हुई होती है। किससे बनी हुई होती है, सेलुलोज और पैकेटिन से ये बनी हुई होती है। और ये पतली होती है, जो अंतःचोल होती है वो कैसी होती है, पतली होती है। और ये सतत परत है। ये कैसी होती है, सतत परत है, मतलब कंटिन्यूअस है। जैसे मैंने आपको बताया कि बाह्य चोल जो है, बाह्य चोल है, इसमें एक खड्डा है, बाह्य चोल के अंदर खड्डा है, लेकिन अंतःचोल के अंदर कोई खड्डा नहीं है, वो कंटिन्यूअस है, पूरी सतत परत है। चलो जी, यहां तक बातें क्लियर हो जानी चाहिए। अब दो परतें हैं इसके अंदर, किसके अंदर, परागकण के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो परागकण के अंदर दो परतें हैं और दो इसके अंदर कोशिका भी होती हैं। इसके अंदर दो कोशिका भी होती हैं। ठीक है जी, कौन कौन सी कोशिका है, दो कौन कौन सी कोशिका है, एक है कायिक कोशिका, एक है कायिक कोशिका और एक है जनन कोशिका। एक है कायिक कोशिका और एक है जनन कोशिका। कायिक कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। कायिक कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल बोलते हैं। और जो जनन कोशिका है उसको जनरेटिव सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनरेटिव सेल। दो कोशिका है इसके अंदर, किसके अंदर, परागकण के अंदर दो कोशिका होती है। एक होती है कायिक कोशिका, एक होती है जनन कोशिका। जो कायिक कोशिका है, ठीक है, वो कैसी होती है, बड़ी होती है। वो कैसी होती है, बड़ी होती है। और जो आपकी जनन कोशिका है वो कैसी होती है, छोटी होती है। कैसी होती है, छोटी होती है। कायिक कोशिका बड़ी होती है और जो जनन कोशिका है वो छोटी होती है। कायिक कोशिका के अंदर प्रचुर खाद्य भंडार होता है। कायिक कोशिका जो है उसके अंदर प्रचुर खाद्य भंडार है, मतलब खाने की कोई कमी नहीं है, खाने की कोई कमी नहीं है कायिक कोशिका के अंदर। ठीक है, और जो ये है विशाल, इसके अंदर विशाल अनियमित आकृति वाला, आकृति का एक केंद्रक होता है। ठीक है, बड़ा होता है इसका जो केंद्रक होता है ना कायिक कोशिका का, वो न्यूक्लियस जो होता है वो बड़ा होता है और उसकी जो आकृति है वो अनियमित होती है, मतलब इरेगुलर शेप का होता है। ठीक है जी, अब बात करते हैं जनन कोशिका की। किसकी बात करते हैं, जनन कोशिका की। कायिक कोशिका की बात मैंने आपको बता दी कि बड़ी होती है, इसके अंदर जो इसका जो केंद्रक है वो बड़ा होता है और इसके अंदर प्रचुर मात्रा में खाद्य भंडार होता है। अब जो जनन कोशिका की बात करें तो ये छोटी होती है और कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में तैरती रहती है। जो जनन कोशिका है वो छोटी होती है और कहां तैरती रहती है, जो कायिक कोशिका है उसके जीव द्रव्य के अंदर, उसके साइटोप्लाज्म के अंदर वो तैरती रहती है। ठीक है जी, ये तुर्कु आकृति की होती है। कौन सी आकृति होती है, तुर्कु आकृति, ये होती है भैया स्पिंडल शेप आकृति होती है इसकी, तुर्कु आकृति की होती है। और इसके अंदर घना जीव द्रव्य होता है। घना जीव द्रव्य मतलब डेंस साइटोप्लाज्म उसके अंदर होता है जी। अब आपके एनसीईआरटी के अंदर जो पैराग्राफ के अंदर छुपा के जो बात लिख रखी है उसको मैं बाहर निकाल के लेके आया हूं, तो आपको समझने में आसानी रहेगी और ये इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं। 60% जो आवर्बीजी है ना, मतलब 60% जो एंजियोस्पर्म्स है, 60% जो एंजियोस्पर्म्स है उनके अंदर दो कोशीय जो चरण है ना, ठीक है, जहां पर अब ये देखो दो कोशीय है ना, कायिक कोशिका और जनन कोशिका, दो ही तो कोशिका बनी है। तो उनके अंदर जो 60% जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनके अंदर दो कोशीय चरण के पर ही वो पोलन ग्रेन जो है ना, जो परागकण है वो शेड हो जाता है, मतलब वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, वो बाहर निकल जाता है। लेकिन 40% जो आवर्बीजी हैं, मतलब जो एंजियोस्पर्म्स हैं, उनके अंदर तीन कोशीय चरण में जो परागकण है वो झड़ते हैं।
ठीक है, 3 कोशीय चरण में परागकण चढ़ते हैं। अब आप बोलोगे कि भैया यहाँ पर तो 2 ही तो सेल है, यहाँ पर तो जनन कोशिका है और एक काय कोशिका है, तो तीसरी सेल कौन सी आ गई? तीसरी सेल कैसे आएगी? वो आएगी भैया आपकी जो ये जनन कोशिका है ना, ये आपकी जो जनन कोशिका है, ये क्या कर लेगी? ये क्या कर लेगी? माइटोसिस हो जाएगा इसके अंदर। इसके अंदर क्या हो जाएगा? माइटोसिस हो जाएगा। और माइटोसिस जब हो जाएगा तब क्या बनेगा? 3 सेल हो जाएंगे और 3 कोशिका हो जाएंगे, तो 3 कोशिका पर क्या हो जाएगा? 40% एंजियोस्पर्म के अंदर ये झड़ते हैं। चलो जी, अब कुछ प्रजातियां ऐसी हैं परागकण की, कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जिनसे क्या होता है? पोलन एलर्जी होती है, जिनसे एलर्जी होती है और सांस लेने में तकलीफ होती है। ठीक है, एलर्जी हो जाती है जिनसे, कुछ परागकण ऐसे हैं जिनसे सांस लेने में तकलीफ और एलर्जी होने लगती है। तो वो कौन से हैं? देखो, कुछ प्रजातियां ऐसी हैं परागकण की जिनसे एलर्जी एवं श्वसनी वेदना होती है, ब्रोंकाइल अफ्लिक्शंस इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है जी। अब पोलन एलर्जी को किससे होती है? पार्थेनियम से होती है। किससे होती है? पार्थेनियम से होती है। ठीक है, गाजर घास से। पार्थेनियम क्या है? गाजर घास। अब ये आया कैसे? ये आया कैसे? जो गेहूं आयात किया था, जो गेहूं बाहर से लाया गया था, उसके साथ में ये पार्थेनियम आ गया, जो गाजर घास है ये आ गया और उसके बाद में ये फैल गया। ठीक है, इससे क्या होती है? एलर्जी होती है भैया। ठीक है, परागकण को आहार के रूप में भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो परागकण है उसको आहार के रूप में भी यूज किया जाता है, खाने के रूप में भी यूज करते हैं। कैसे करते हैं? टैबलेट्स और सिरप की फॉर्म में यूज करते हैं। कैसे करते हैं? टैबलेट्स और सिरप की फॉर्म में यूज करते हैं। जो एथलीट्स वगैरह होते हैं वो इनका यूज में लेते हैं, और जो घोड़े होते हैं जो रेसिंग में जो जाते हैं, जो घोड़ों की जो रेस होती है उसके अंदर भी उनको भी ये खिलाया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि इनसे जो परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, जो परागकण की जो टैबलेट्स और सिरप आती हैं उनसे इनको क्यों लिया जाता है? क्योंकि इसमें पोषण जो है वो भरपूर मात्रा में होती है, जो पोषण जो तत्व होते हैं वो भरपूर मात्रा में होते हैं, इसके लिए इसको टैबलेट्स और सिरप की फॉर्म में लिया जाता है। ठीक है जी। परागकण जीवन क्षमता। ठीक है, परागकण की जीवन क्षमता की बात कर लेते हैं, मतलब अंकुर क्षमता। ठीक है, क्या होती है अंकुर क्षमता? कि भैया कब तक परागकण जो है वो अंकुर क्षमता उसकी रहेगी, कब तक वो जीवित रहेगा, वो कितनी होती है? हर परागकण की अलग अलग होती है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में आपके मेंशन्ड है, कुछ की 30 मिनट होती है और कुछ की महीनों होती है। तो 30 मिनट की किस किस की होती है? किस किस की जीवन जो क्षमता है वो 30 मिनट की होती है? गेहूं और जो धान है, गेहूं और जो धान है, धान किसको बोलते हैं? चावल। ठीक है, तो गेहूं और जो धान है उनके अंदर 30 मिनट की है। ठीक है, उनके जो परागकण होते हैं उनकी जीवन क्षमता कितनी है? 30 मिनट की है। और महीनों किसकी होती है? महीनों तक किसकी चलती रहती है? रोजेसी ये फैमिली दे रखी है आपके एनसीईआरटी के अंदर। रोजेसी है, लेगुमिनेसी है, सोलेनेसी है। रोजेसी, सोलेनेसी और लेगुमिनेसी, इनके जो है ना मेंबर, उनकी कितनी होती है? महीनों तक चलती है। उनके जो परागकण होते हैं उनकी जीवन क्षमता महीनों तक चलती है। अब बात करेंगे परागकण का भंडारण भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जी परागकण का भंडारण? परागकण जो है इनको स्टोर भी कर सकते हैं, इनका भंडारण कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। कैसे कर सकते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर कर सकते हैं। और लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर टेम्परेचर कितना रहता है? -196 डिग्री सेल्सियस। कितना रहता है? -196 डिग्री सेल्सियस, मतलब माइनस का 196 डिग्री सेल्सियस क्या रहेगा? टेम्परेचर पर आपको इसको स्टोर कर सकते हो, इसका भंडारण कर सकते हो लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। चलो जी, फिर आगे बात करेंगे। ये अपन ने पूरा जो नर जो जनन अंग है उसको पढ़ लिया। ठीक है, जो प्लांट के अंदर जो नर जनन अंग है उसको अपन ने पढ़ लिया। अब बात करेंगे अपन जायांग की। किसकी बात करेंगे? जायांग की इंग्लिश में गायनोशियम। ठीक है, और ये जो जायांग है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है भैया आपकी स्त्री जनन अंग को। किसको? स्त्री जनन अंग को। ठीक है, प्लांट की बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर क्या क्या अपन पढ़ेंगे वो देख लो। स्त्री केसर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्त्री केसर पढ़ेंगे। क्या बवाल है वो भी बातें बताएंगे आपको। स्त्री केसर इंग्लिश में पिस्टिल। ठीक है, गुरु बीजाणुधानी, वहां पर अपन क्या पढ़ रहे थे? जब अपन ने मेल पढ़ा था, नर पढ़ा है अभी अपन ने, तो अपन ने क्या पढ़ा वहां पे? लघु बीजाणुधानी। यहां पर पढ़ेंगे गुरु बीजाणुधानी। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, एक है भ्रूणकोश इंग्लिश में एम्ब्रियोसेक। ये 3 चीजें पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो पहले से स्टार्ट करते हैं। क्या? स्त्री केसर, पिस्टिल। ठीक है, स्त्री केसर की बात करते हैं। ठीक है, स्त्री केसर की बात करते हैं। अगर एक स्त्री केसर प्रेजेंट है ना, अगर एक कोई फूल है उसके अंदर एक स्त्री केसर है, सिर्फ एक ही स्त्री केसर है, उसके अंदर सिर्फ एक ही स्त्री केसर है,
तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एकांडपी। क्या बोलेंगे, एकांडपी। इंग्लिश में मोनोकार्पलरी। क्या बोलेंगे, मोनोकार्पलरी। हिंदी में एकांडपी और इंग्लिश में मोनोकार्पलरी बोलेंगे। अगर कोई फूल है जिसके अंदर सिर्फ एक ही आपका स्त्री केसर है तो उसको एकांडपी बोलेंगे या फिर मोनोकार्पलरी बोलेंगे। ठीक है। अब एक फूल है जिसके अंदर बहुत सारे स्त्री केसर प्रेजेंट है, एक फूल है जिसके अंदर बहुत सारे स्त्री केसर है, तो उस फूल को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बहुअंडपी। क्या बोलेंगे, बहुअंडपी। इंग्लिश में मल्टी कार्पलरी बोलेंगे, बहुअंडपी बोलेंगे, इंग्लिश में मल्टी कार्पलरी बोलेंगे। अब देखो एक फूल है उसके अंदर बहुत सारे स्त्री केसर है, उसके अंदर बहुत सारे स्त्री केसर है, तो बहुत सारे स्त्री केसर है, तो उनके अंदर दो कंडीशन बन सकती हैं। दो कंडीशन बन सकती हैं। कैसी वो कंडीशन बन सकती है जी, एक कंडीशन ऐसी बन सकती है कि जो आपकी जो स्त्री केसर है वो आपस में जुड़े हुए हों। ठीक है, एक कंडीशन है। बहुत सारे स्त्री केसर है तो एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि बहुत जो आपकी जो स्त्री केसर है, जो फूल के अंदर जो स्त्री केसर है वो जुड़े हुए हों आपस में, और एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि वो आपस में खुले हुए हों। ठीक है, आपस में स्वतंत्र हों। ठीक है, एक कंडीशन में आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, आपस में जुड़े हुए हैं, और एक कंडीशन में आपस में स्वतंत्र है। तो उनको उस कंडीशन में क्या बोलेंगे, अगर वो स्वतंत्र है तो बोलेंगे उनको क्या बोलेंगे, वियुक्तांडपी। ठीक, क्या बोलेंगे, वियुक्तांडपी। ठीक है, और अगर वो संगलित है तो उनको बोलेंगे युक्तांडपी। क्या बोलेंगे, युक्तांडपी। अगर वो स्वतंत्र है तो वियुक्तांडपी, इंग्लिश में एपोकार्पस बोलेंगे, और अगर वो संगलित है तो उनको युक्तांडपी बोलेंगे, और इंग्लिश में सिंकार्पस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिंकार्पस बोलेंगे। चलो जी, अब यह डायग्राम आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। ये क्या होता है, यही आपका स्त्री केसर है। यही क्या है, आपका स्त्री केसर है। ये जो पूरा है इसी को स्त्री केसर बोला गया है। इसके जो भाग है वो देख लीजिए आप। ऊपर का जो भाग है इसको क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। ऊपर का जो भाग होता है स्त्री केसर के अंदर, ये पूरा क्या होता है, ये पूरा तो है आपका स्त्री केसर। जो ऊपर का पार्ट है इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टिग्मा। ठीक है, ये जो उसके बाद में जो ये डंडी सी दिख रही है आपको, पतली सी, इसको बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं, वर्तिका बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टाइल। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको स्टाइल बोलते हैं। और ये फिर नीचे है आपका अंडाशय। ठीक है, नीचे वाले को जो बोलते हैं क्या बोलते हैं, अंडाशय, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको ओवेरी। क्या बोलते हैं, ओवेरी। अब ये दो फूल दे रखे हैं, ये जो फूल दे रखे हैं जी, ठीक है जी, इसके अंदर आप देखो, इसके अंदर ये जो लाल वाला है इसके अंदर देखो, ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं, ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये क्या है, ये स्वतंत्र नहीं, संगलित है। ये कैसे है, संगलित है। इनको बोलते हैं सिंकार्पस बोलते हैं, इंग्लिश में सिंकार्पस, और हिंदी में बोलते हैं इसको, हिंदी में इसको बोलते हैं युक्तांडपी। क्या बोलते हैं, युक्तांडपी बोलते हैं। इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं युक्तांडपी, और इंग्लिश में सिंकार्पस। ठीक है, और इसके अंदर देखो ये सारे फ्री हैं आपस में, ये सारे फ्री हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, एपोकार्पस। अब आप ये डायग्राम देखो, ये वाला डायग्राम आप देखो। ठीक है जी, इसके अंदर ये देखो, अंदर क्या प्रेजेंट है, अंदर ये क्या प्रेजेंट है, ये भ्रूण कोश है। अंदर क्या है, भ्रूण कोश। ठीक है, भ्रूण कोश को बाहर से ढका हुआ है, किससे, ये बाहर एक अंतः आवरण है, एक बाह्य आवरण है, दो आवरण है। ठीक है, अंडकोश के बाहर दो आवरण है जिससे वो ढका हुआ है, एक अंतः आवरण, एक बाह्य आवरण। ठीक है, उसके बाद में यहां पर ये देखो, यहां पर क्या है, यहां पर मैं और एक्सटेंड कर रहा हूं, इसके आगे भी ये क्या है, प्लेसेंटा है, जिससे ये जुड़ा हुआ होगा आगे। ठीक है, जिससे ये जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, ये आपका जो पार्ट है ना, ये पार्ट इसको बोलते हैं फनिकल बोलते हैं, और जो फनिकल जहां से जुड़ा हुआ होता है उसको हाइलम बोलते हैं, और जहां पर ये आवरण नहीं होते, अंतः आवरण और बाह्य आवरण यहां पर नहीं है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं बीजांड द्वार। क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार बोलते हैं। ठीक है, जहां पर वो नहीं होते, कौन, अंतः आवरण और बाह्य आवरण नहीं होते। ठीक है, ये जो छिद्र सा है इसको बोलते हैं बीजांड द्वार। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। फिर इस डायग्राम को ध्यान से समझना, डायग्राम से पूरा आपको समझ में आ जाएगी, जो पूरी प्रोसेस है वो आपको समझ में आने वाली है। ठीक है जी, ठीक है। अब देखो वहां पर अपन ने क्या पढ़ा था, वहां पर हमने पढ़ा था लघु बीजाणुधानी पढ़ा था अपन ने। यहां पर अपन क्या पढ़ेंगे, गुरु बीजाणुधानी पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहां पर क्या थी, लघु बीजाणु मातृ कोशिका बनी थी ना। मेल के अंदर जब अपन ने पढ़ा था तब क्या बनी थी, लघु बीजाणु मातृ कोशिका बनी थी। यहां पर क्या बनेंगी, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। क्या बनेंगी, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका बनेंगी यहां पर। ठीक है जी, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के अंदर क्या होगी, वहां पर भी मियोसिस हुई थी, यहां पर भी मियोसिस होगी। इसके अंदर जब मियोसिस होगी तब क्या बनेंगे, आपको सबको पता है कि जब कोई सेल के अंदर मियोसिस होती है ना, कोई भी कोशिका के अंदर जब मियोसिस होती है,
अर्धसूत्री विभाजन होता है जब, तब कितनी सेल बनती है, कितनी कोशिका बनती है जी, 4 कोशिका बनती है। कितनी कोशिका बनती है, 4 कोशिका बनती है। तो यहां पर भी वही बनेंगी, गुरु बीजाणु चतुष्क बनेंगे। क्या बनेगा, गुरु बीजाणु चतुष्क बनेगा। ठीक है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के अंदर जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ, मियोसिस हुआ, तब क्या बना, गुरु बीजाणु चतुष्क बनेगा। क्या बनेगा, गुरु बीजाणु चतुष्क बनेगा। अब यहां पर काम की बात सुनने वाली है। ये तो आपको मेल के अंदर भी हुआ था, लघु बीजाणु मातृ कोशिका के अंदर मियोसिस हुआ था, तो क्या बने थे, लघु बीजाणु चतुष्क बने थे ना। लेकिन अब क्या होगा, यहां पर भी बन गए गुरु बीजाणु चतुष्क बन गए यहां पर भी। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, वहां पर वो चारों के चारों किसमें कन्वर्ट हुए थे, परागकण के अंदर कन्वर्ट हुए थे। वहां पर वो चारों के चारों जो सेल है ना, चारों के चारों जो लघु बीजाणु चतुष्क थे, वो किसमें कन्वर्ट हुए थे, वो परागकण के अंदर कन्वर्ट हुए थे। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर जो गुरु बीजाणु जो चतुष्क है ना, गुरु बीजाणु जो चतुष्क है, उनमें से 3 जो है ना, 4 है टोटल, उनमें से 3 जो है ना, वो डीजनरेट कर जाएंगे, वो विलुप्त हो जाएंगे, वो डीजनरेट कर जाएंगे। 4 में से 3 जो है वो डीजनरेट कर जाएंगे, और सिर्फ जो एक है ना वो आगे बढ़ेगा। एक जो सेल है ना, एक कोशिका है ना, वो आगे बढ़ेगी। 4 क्या कर गई, डीजनरेट कर गई। अब एक जो है ना वो आगे बढ़ेगी। ठीक है, एक 4-3 विलुप्त हो गई, अब एक आगे बढ़ेगी। अब एक ये जो है ना, ये वो है जो विलुप्त नहीं हुई है, ये वाली वो है। ठीक है जी, अब इसके अंदर क्या था, केंद्रक था, इसका न्यूक्लियस था। इसके अंदर क्या था, केंद्रक था, इसका न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, विभाजन होगा। न्यूक्लियस के अंदर, इसके केंद्रक के अंदर विभाजन होगा। ध्यान में से सुनना, यहां पर सेल के अंदर, यहां पर कोशिका के अंदर विभाजन नहीं हो रहा, पूरी कोशिका जो है वो विभाजित नहीं हो रही है। यहां पर सिर्फ इसका क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। मतलब केंद्रक के अंदर ही विभाजन होगा, सिर्फ केंद्रक के अंदर ही विभाजन होगा। तो यहां पर क्या बना, 2 केंद्रक हो गए विभाजित होकर, यहां पर फिर 4 केंद्रक बन गए, यहां पर फिर 8 केंद्रक बन गए। कितने केंद्रक बन गए, 8 केंद्रक बन गए। लेकिन सेल तो एक ही है ना, एक ही सेल के अंदर कितने केंद्रक है, 8 केंद्रक है। कितने, 8 केंद्रक। आगे चलो फिर यहां पर देखो आप, यहां पर ये नीचे क्या है, ये एंटीपोडल्स है। इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं, एंटीपोडल्स। ठीक है जी, ये जो सहायक कोशिका है, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिनर्जिड्स। ठीक है जी, ये जो एन है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एग। ठीक है, एग सेल। ठीक है, ये जो केंद्रीय कोशिका है, इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। ये जो 2 ध्रुवीय केंद्रक है, इनको बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है जी, ये इंग्लिश की जो टर्मिनोलॉजी है, ये मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब जो यहां पर जो 8 जो न्यूक्लियस बने हैं ना, वो यहां पर फिट होंगे। ठीक है, ये जो एंटीपोडल है, ये एंटीपोडल्स है, ये एक तरफ आ गई। ठीक है, ये जो 3 न्यूक्लियस है, ये इधर आ गए। 3 न्यूक्लियस, सारे जो न्यूक्लियस है, मतलब सारे जो केंद्रक है, वो कितने बन गए, कोशिका के अंदर कितने केंद्रक हो गए थे, 8 हो गए थे ना। अब सबका हिसाब देख लो आप, सबका हिसाब क्या है, ये जो 3 है, ये तो इधर आ गए। ठीक है, और जो ये जो है ना सहायक कोशिका 2 है, वो सहायक कोशिका के अंदर चले गए। 2 है वो कितने के अंदर, सहायक कोशिका के अंदर चले गए, मतलब सिनर्जिड के अंदर 2 चले गए। ठीक है, एक चला गया एंड के अंदर, कितना चला गया, एक चला गया एग के अंदर चला गया। तो कितनी होगी, 3 तो ये हो गए ना, 2 सिनर्जिड्स के अंदर। ठीक है, एक यहां पर एग के अंदर और 3 एंटीपोडल, तो ये 6 तो ये हो गए। अब 2 बच गए। ठीक है, 8 में से 2 बच गए, तो 2 कहां पर आ गए, 2 ये बीच में रहे, 2 ध्रुवीय केंद्रक जो पोलर न्यूक्लियाई है, ये बीच में आ गए। ठीक है, अब आगे वाले डायग्राम के अंदर देखो, ये जो है ना, ये आपके एंटीपोडल्स हैं। ये आपके क्या है, एंटीपोडल्स। ठीक है, ये सारे सेल के अंदर आ गई, सारे अलग अलग कोशिका हो गई। अभी ये 3 तो एंटीपोडल क्या होगी, कोशिका हो गई, कोशिका है। ये सारी क्या है, 3 कोशिका हो गई, 3 कोशिका ये हो गई। ठीक है, एक ये 2 सहायक कोशिका हो गई, 2 सहायक कोशिका हो गई, एक ये एग सेल हो गई, अंड कोशिका हो गई। ठीक है, तो कितनी हो गई टोटल कोशिका, कितनी है, 3 2 1। ठीक है, कितनी हो गई, ये 6 कोशिका हो गई, 6 कोशिका हो गई। और ये एक पूरी कोशिका हो गई, ये एक पूरी कोशिका हो गई, तो एक ही ये हो गई। तो टोटल कितनी कोशिका है, 7 कोशिका हो गई। कितनी कोशिका हो गई जी, 7 कोशिका हो गई। और न्यूक्लियस में आपको गिनाऊं तो, मतलब केंद्रक में आपको गिनाऊं तो केंद्रक कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 कितने हैं, 8 तो केंद्रक है, और कोशिका कितनी है, 7 ही है। 7 कोशिका है, क्योंकि 7 कोशिका किस लिए क्यों है, क्योंकि ये 2 जो है ना, 2 जो केंद्रक है, वो एक साथ एक ही सेल के अंदर, एक ही कोशिका के अंदर है। ठीक है, 2 जो है वो एक के अंदर ही प्रेजेंट है, इसलिए 7 कोशिका है और 8 आपके क्या है,
केंद्रक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, वो घुमा के आपको ये बोल देगा, घुमा के क्या देता है वो कि 7 केंद्रक है और 8 कोशिका है। लेकिन आप कहां पर डटे रहना कि भैया 7 ही कोशिका है और 8 केंद्रक है। ठीक है, 8 केंद्रक है और 7 कोशिका है। चलो जी, अब बात करेंगे परागण की। किसकी बात करेंगे? परागण की। अपन ने मेल पढ़ लिया, ठीक है, मेल पार्ट पढ़ लिया, फीमेल पार्ट पढ़ लिया, ठीक है, फीमेल पार्ट पढ़ लिया। एग बन गया ना, देखो वहां पर मेल के अंदर परागकण बना लिए थे अपन ने, पोलन ग्रेन बना लिए थे, परागकण बना लिए थे अपन ने। फीमेल के अंदर यहां पर अपन ने एग बना लिया, बन गया ना एग। देख अभी बना तो है ना ये यार, ये एग बन तो रखा है ये, ठीक है, एंड जो बन रखा है ना एग बन गया, ठीक है। तो फीमेल वाला काम भी हो गया, मेल का काम भी रेडी है। अब अपन को क्या करना है, ये जो परागकण है और जो एग है इन दोनों को आपस में मिलाना है, ठीक है, मिलाना है। तो मिलाएंगे कैसे? तो जो मिलाने की जो प्रोसेस है ना उसी को क्या बोलते हैं? परागण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परागण बोलते हैं। इंग्लिश में पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है जी। तो यह पॉलिनेशन होता क्या है? पराग कणों का स्त्री केसर, पराग कणों को अपन क्या लेके आएंगे? स्त्री केसर, स्त्री केसर, ठीक है, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र, स्त्री केसर के जो वर्तिकाग्र, जो ऊपर वाला पार्ट था, जो स्टिग्मा बोलते हैं जिसको, ठीक है, वर्तिकाग्र, वहां पर लेके आएंगे, वहां तक लेके आएंगे, ठीक है, वहां तक स्थानांतरित करना है अपन को, वहां तक क्या करना है? इसका स्थानांतरण करना है, ठीक है जी। उसी को क्या बोलते हैं? परागण बोलते हैं। तो ये परागण जो है ना वो 3 टाइप का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक है सवयुग्मन। क्या होता है? सवयुग्मन, इंग्लिश में ऑटोगेमी, ठीक है। एक में सजात पुष्पी परागण, इंग्लिश में जिटनोगेमी। एक है इसमें परनिषेचन जीनोगेमी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जीनोगेमी। सिंपल सी भाषा में आपको मैं समझाऊंगा। तो जो ऑटोगेमी है ना, ऑटोगेमी ये क्या होती है? ये क्या बवाल है इसके अंदर? मेल और जो फीमेल पार्ट है ना वो सेम फ्लावर पर होते हैं, सेम फूल पर होते हैं, ठीक है, और सेम प्लांट के। मेल और फीमेल सेम प्लांट के, एक ही प्लांट के एक ही फूल में हो तो उसको क्या बोलेंगे? उसके अंदर क्या होगी? ऑटोगेमी हो सकती है उसके अंदर। सिंपल सी बात समझो कि ये एक प्लांट है, ये एक पौधा है, ठीक है, इसके ऊपर एक फूल है और उस फूल के अंदर मेल भी है और उसी फूल के अंदर फीमेल भी है, उसी फूल पर मेल भी है और उसी फूल पर फीमेल भी है, तो वो क्या है? उसके अंदर ऑटोगेमी निश्चित है। क्या है? ऑटोगेमी। जिटोनोगेमी की बात बताऊं, ठीक है, सजात पुष्पी परागण की बात बताऊं, जिटोनोगेमी की बात बताऊं, इसके अंदर क्या होगा? ये एक फूल है, ये एक पौधा है, ये एक पौधा है, ठीक है, तो इस पर क्या होगा? ये एक फूल लगा हुआ है, ये एक फूल लगा हुआ है, एक फूल मेल होगा, एक फूल फीमेल होगी, ठीक है। पौधा एक ही होगा लेकिन उस पर 2 अलग अलग फूल होंगे, एक मेल होगा, एक फीमेल होगा, एक नर होगा, एक स्त्री होगा, ठीक है। उसके अंदर क्या होगी? जिटोनोगेमी होगी। क्या होगी? जिटोनोगेमी होगी। अब जीनोगेमी क्या होती है? ठीक है, जीनोगेमी क्या होती है? परनिषेचन क्या होता है? इसके अंदर क्या होगा भैया? ये एक पौधा है, ये एक पौधा है, इस पर ये फूल लगा हुआ है, ये मेल है, इस पर भी मेल है, ठीक है, ये मेल है, ये पूरा मेल है, ठीक है, नर है पूरा। ये दूसरा पौधा है, इस पर होगा फीमेल, इस पर फीमेल के फूल लगे हुए हैं, फीमेल है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगी? आपकी जीनोगेमी होगी। तो ये आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगा। अब आपकी एनसीईआरटी में ऑटोगेमी के अंदर एक चीज लिख रखी है, ये एग्जांपल लिख रखे हैं, वायोला कॉमन पेंसी, वायोला कॉमन पेंसी बोलते हैं, ऑक्जेलिस और कोमेलिना, ठीक है। ये जो 3 है इनके अंदर एक अलग चीज देखी गई है। क्या अलग चीज देखी गई है जी? इसके अंदर उन्मिल परागणी पुष्प भी बनते हैं, इनमें अनुन्मिल्य परागणी पुष्प भी बनते हैं, ठीक है। क्या मतलब है इनका? कि भैया जो उन्मिल जो परागणी पुष्प होते हैं ना, ये कैसे होते हैं? ये जो नॉर्मल पुष्प है ऐसे ही दिखते हैं, ठीक है, मतलब पेड़ एक ही है, ऐसा पेड़ है, एक पेड़ है, ठीक है, ऊपर इसके लगे हुए हैं क्या? कौन से फूल लगे हुए हैं? ये वाले उन्मिल परागणी पुष्प, ये जो नॉर्मल फूल है ऐसे दिखते हैं, ठीक है। नीचे की साइड में अनुन्मिल्य, ठीक है, अनुन्मिल्य परागणी पुष्प लगे हुए हैं, जो कैसे होते हैं? एकदम से बंद होते हैं। आप एकदम से कैसे होते हैं? बंद होते हैं, ठीक है, मतलब वो खुलते ही नहीं, फूल है वो खुलते ही नहीं है, वो अंदर पूरे बंद होते हैं, मेल भी उसी के अंदर है, फीमेल भी उसी के अंदर है, और वो फूलते नहीं है बिल्कुल भी। एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दे रखा है, देखना आप जरूर। फिर बात करेंगे अपन परागण के अभिकर्मक या कारक, परागण के अभिकर्मक या कारण। सीधी सी बात करेंगे तो परागण जो है कराने के लिए अपन को चाहिए कुछ एजेंट,
जाएंगे कुछ एजेंट। वो एजेंट कौन कौन से हैं वो देखना आप, ठीक है जी। तो इसके अंदर कौन कौन से हो सकते हैं, अजीवीय हो सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर अजीवीय के अंदर जल और वायु, अजीवीय के अंदर कौन से हो सकते हैं, जल और वायु हो सकते हैं, एजेंट के रूप में काम कर सकते हैं। और जीवीय एजेंट हो सकते हैं। कौन से होंगे वो अपन बातें करेंगे। पहले बात करेंगे अजीवीय जो है ना, अजीवीय जो कारक है उनकी बातें करेंगे, ठीक है। अजीवीय एबायोटिक एजेंट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एबायोटिक एजेंट। इसके अंदर वायु है और आपका जल है। क्या है, वायु है और जल है। इन दोनों में से जो सामान्य जो रूप से होता है ना, जो सामान्य जो होता है वो कौन सा होता है, जो कॉमनली जो होता है वो कौन सा होता है, वो होता है वायु। कौन सा होता है, वायु। वायु ज्यादातर के अंदर वायु होता है, ठीक है। तो घासों में जो है ना वायु परागण सामान्य है, ठीक है। घास जो होती है ना उनके अंदर वायु जो परागण है वो सामान्य होता है। ध्यान से सुनो, जो वायु परागण है वो घास के अंदर तो सामान्य होता है, ठीक है। वायु परागण अगर करवाना है तो परागण कैसे होने चाहिए, वायु परागण अगर आपको करवाना है, वायु के द्वारा आपको परागणों को लेके जाना है तो कैसे परागण होने चाहिए, वो होने चाहिए हल्के होने चाहिए। हल्के होंगे तभी तो हवा के साथ उड़ेंगे ना, हल्के होंगे तभी तो हवा के साथ उड़ेंगे। तो हल्के होने चाहिए और चिपचिपाहट रहित होने चाहिए। चिपचिपाहट रहित मतलब कि उनके मतलब चिपके लिए नहीं होंगे, चिपचिपाहट रहित होंगे तभी तो मतलब वो चिपकेंगे नहीं बीच में कहीं। अगर चिपचिपाहट होगी उनके अंदर तो वो तो चिपक जाएंगे बीच में कहीं भी हवा के साथ में। तो चिपचिपाहट रहित होने चाहिए। और जो वर्तिकाग्र है, जो स्टिग्मा है, ठीक है, फीमेल के अंदर जो वर्तिकाग्र है वो कैसा होना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए। बड़ा होगा तो चांसेस ज्यादा हो जाएंगे ना कि हवा के साथ जो परागकण आ रहे हैं बड़ा होगा तो मतलब वहां पर लैंड होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। और कैसे होना चाहिए, फेदरी। एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा, पंख जैसे होने चाहिए। जो वर्तिकाग्र है वो कैसे होने चाहिए, पंख जैसे होने चाहिए, ताकि वो उलझ जाए आकर। परागकण जो है ना वो हवा के साथ आए और उनके अंदर उलझ जाए, ठीक है। अब बात करेंगे जल, ठीक है। जल जो परागण है उसके बारे में बात कर लेंगे। तो जल जो वाला जो है, जलीय जो परागण है वो सिर्फ तीन वंशों के अंदर होती है, ठीक है। 3 वंशों तक सीमित है। 30 वंशों तक ये सीमित है। जलीय जो परागण है वो 30 वंशों तक सीमित है। और जो 30 है उनमें से भी ज्यादातर कौन से होते हैं, उनमें से भी ज्यादा एक बीजपत्री। कौन से होते हैं, एक बीजपत्री होते हैं, मतलब मोनोकोट्स होते हैं, ठीक है। अधिकतर भी 30 में से कौन से हैं, एक बीजपत्री, ठीक है जी। आगे चलते हैं फिर। अब बात करेंगे जीवीय एजेंट्स की बात करेंगे। जो बायोटिक एजेंट्स हैं उनकी बारे में बात करेंगे। तो आपके एनसीईआरटी में लिख रखा है जो सामान्य जो परागणीय जो अभिकर्मक है उनके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से हैं, मधुमक्खियां हैं भैया, मधुमक्खियां हैं, भौरे हैं, तितलियां हैं, बर है, चींटियां हैं, कीट है, पक्षी है तथा चमगादड़। पक्षी कौन से हैं भैया, पक्षी कौन से हैं जो ये जो परागण वाला काम करते हैं, कौन से पक्षी हैं जो परागण वाला काम करते हैं। एक तो शंखखोरा, कौन सा है, शंखखोरा, और एक गुंजन पक्षी, एक तो शंखखोरा और एक गुंजन पक्षी, ठीक है। बड़े जानवर कौन से हैं जो ये परागण वाली काम में हिस्सा लेते हैं, तो बड़े जानवर कौन से हैं, एक तो लैमर है। लैमर जो है वो प्राइमेट है, ये बंदर की एक प्रजाति है, ठीक है। वृक्षवासी है, करतंक है, ठीक है। और एक गिको लिजार्ड है, एक गार्डन लिजार्ड है। गिको छिपकली है और एक है उपवन छिपकली, ठीक है। ये क्या कौन सी किसके अंदर आती है, श्री सर्प वर्ग के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, श्री सर्प वर्ग के अंदर आते हैं। इंग्लिश में रेप्टाइल्स होती हैं, ये रेप्टाइल्स होते हैं। तो ये आपके जीवीय जो परागण है उसके अंदर ये वाले जो जानवर हैं ये आते हैं। और इनके अंदर ज्यादातर जो परागण होता है, जीवीय परागण होता है, वो किसके द्वारा होता है, मधुमक्खियों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, मधुमक्खियों द्वारा होता है, ठीक है जी। मक्खियां और जो बीटल है उनको कौन अट्रैक्ट करता है, वो किसकी तरफ आकर्षित होती है, वो जिन पुष्पों से गंदी स्मेल आती है, मलिन गंध आती है ना, जिन फूलों से, ठीक है, जो फूल है जिन फूलों से गंदी स्मेल आएगी तो उनका परागण कौन करवाएंगी, मक्खियां और बीटल। कौन करवाएंगी, मक्खियां और जो बीटल है वो किससे कराएंगे, मलिन गंध वाले जो पुष्प है उनको करवाएंगी। फ्लोरल रिवार्ड क्या है, देखो कि भैया कोई भी काम जो है ना आजकल बिना कोई स्वार्थ के तो करता नहीं, ठीक है। सबको क्या चाहिए, मतलब कुछ तो मतलब सारे काम आजकल लोग पैसे के लिए करते हैं। तो मतलब इनके लिए पैसा क्या है, इनके लिए फ्लोरल रिवार्ड मिलता है। इनको भी कैसे क्या मिलता है भैया, ये जो आ जाएंगे जो मतलब मधुमक्खी है, ठीक है, वो कोई फूल पर जाके बैठेगी, ठीक है, वो फूल पर जाके बैठेगी और वो जाके बैठ गई फूल पर, और वो मान लो फूल किसका है, मेल फूल है, ठीक
ठीक है। वो जाके बैठी, उसने वहां से रस क्या लिया, उसने वहां से एक तो रस ले लिया, और क्या है उसका जो परागकण है ना, वो परागकण है उसके चिपक गए, उस मक्खी के चिपक गए, ठीक है। उस मक्खी के परागकण भी चिपक गए और वो रस जो है ना, उसने वो रस भी ले लिया। तो फूल से उसको क्या मिली, दो चीजें मिली। क्या मिली, एक तो रस मिल गया, उसको रस मिल गया फूल का, और क्या मिल गया उसको, उसको परागकण मिल गए। अब वो दूसरे फूल पर जब जाकर बैठेगी, वही मक्खी जब मधुमक्खी जब दूसरे फूल पर जाके बैठेगी, जब दूसरे फूल पर जाके बैठेगी, मान लो वो दूसरा फूल वो फीमेल का है, वो किसका है, वो फीमेल का है। तो वो जो उसके परागकण चिपके हुए हैं ना, वो जो उस मक्खी के परागकण चिपके हुए हैं, वो फीमेल जो फूल है उसके जो वर्तिकाग्र है उस पर जाकर वो लैंड कर जाएंगे और पोलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मधुमक्खी को क्या मिल गया, उसको रस मिल गया, ठीक है। तो फ्लोरल जो रिवार्ड है वो क्या मिलता है, मकरंद इंग्लिश में नेक्टर, ठीक है, मतलब रस मिलता है उसको फूल का, और परागकण पोलन ग्रेन, ठीक है। ये फ्लोरल रिवार्ड आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। अब एक फूल है अमोर्फोफेलस, एक फूल है अमोर्फोफेलस, नाम है अमोर्फोफेलस, एक फूल है, ठीक है। सबसे बड़ा फूल है ये, ठीक है। और कितनी इसकी हाइट कितनी है, 6 फीट का होता है ये भैया, 6 फुट का फूल है ये। कौन सा, अमोर्फोफेलस, 6 फुट का है ये। कैसे करता है ये, इसके अंदर परागण कैसे होता है। जो इसका पुरस्कार है वो ये क्या करती है, ये क्या पुरस्कार देता है, ठीक है। वो तो मतलब जो नॉर्मल फूल है उन्होंने क्या दिया, मतलब वो क्या मकरंद दे दिया, मतलब रस दे दिया अपना, और साथ में क्या दे दिया, परागकण दे दिए, ठीक है। लेकिन ये जो अमोर्फोफेलस है ये पुरस्कार में क्या देता है, ये अंडा देने की सुरक्षित जगह देता है, ठीक है। कुछ जानवर ऐसे हैं जो अमोर्फोफेलस का जो फूल होता है, 6 फुट बड़ा फूल है यार, कितना बड़ा फूल, मतलब मेरी हाइट 6 फीट है ना, मतलब मेरे जितना बड़ा वो फूल है, ठीक है। और उसके अंदर उनको क्या मिलता है, अंडा देने की जगह मिल जाती है। कुछ जानवर ऐसे हैं तो उसी से वो परागण हो जाता है उनका। शलभ है और एक है यूका प्लांट, शलभ और यूका प्लांट, ठीक है, दो ऐसे हैं। शलभ है मतलब इंग्लिश में मोथ बोलते हैं इसको, जानवर है ये मोथ, ठीक है, और कीट है, ठीक है, मोथ है, ठीक है, कीट है, ठीक है। और एक है प्लांट का नाम है यूका, ठीक है, एक प्लांट है वो यूका, ठीक है। अब यूका का जो अंडाशय है ना, यूका प्लांट का जो अंडाशय में जो कोष्ठक है, ठीक है, यूका प्लांट का जो अंडाशय में जो कोष्ठक है, ठीक है, वहां पर ये क्या करेगा, जो शलभ है ना, ये आकर ये जो कीट है, ये आकर के अपना अंडा जो है ना उसके अंडाशय में डाल देगा। जो पौधे है ना, पौधे का जो फूल है उसके अंडाशय में आकर वो डाल देगा, अपना अंडा डाल देगा। कौन डालेगा, जो मोथ है, जो कीट है ना वो डालेगा, ठीक है। तो जो पौधा है ना, जो पौधा है, जो फूल है, जो पौधा है, जो फूल है, वो किससे पॉलिनेट हो रहा है, ठीक है। वो जो किससे फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसके अंदर, किससे, एक जानवर से, एक कीट से, एक कीड़े से वो फर्टिलाइज हो रहा है। किससे हो रहा है, एक कीड़े से फर्टिलाइज होगा वो, ठीक है। और मजे की बात बताऊं आपको मैं कि उसके अंदर बीज के रूप में क्या निकलेगा, फिर बीज के रूप में इसका लार्वा निकलेगा। इस मोथ का क्या निकलेगा, लार्वा निकलेगा, लार्वा निकलेगा। तो ये जो मोथ है, ठीक है, ये जो कीड़ा है, ये जो कीट है, ठीक है, इसकी जिंदगी और उस यूका प्लांट की जिंदगी दोनों आपस में एक दूसरे पर निर्भर है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। तो ये जो मोथ है और जो यूका प्लांट है, दोनों की जो लाइफ साइकिल है वो एक दूसरे पर निर्भर है। फिर आगे चलो, ठीक है। अब बात करेंगे बही प्रजनन, एक मिनट, अब बात करेंगे बही प्रजनन युक्तियों की, ठीक है। बही प्रजनन युक्तियां क्या है कि भैया वो युक्तियां, मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बोलते हैं। ये इसको मतलब इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, स्वपरागण को रोकना, ठीक है, स्वपरागण को रोकना। अगर खुद से ही परागण हो रहा है ना, एक फूल पर मेल भी है फीमेल भी है, ठीक है, और खुद से ही वो परागण हो रहा है, ठीक है, तो कोई काम की चीज बन नहीं रही, ठीक है, तो अपन को उसको रोकना है, ठीक है, स्वपरागण को रोकना है, ठीक है। उसके लिए क्या यूज करेंगे अपन, बही प्रजनन युक्तियां यूज करेंगे। सेल पोलिनेशन को रोकना है तो उसके लिए क्या क्या हो सकता है, पराग जो पराग अवमुक्ति है और जो वर्तिकाग्र जो ग्राहता है, ठीक है, वो क्या है, समकालिक नहीं होती। मतलब सीधी सी बात बताऊं, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, वो एक साथ में मैच्योर नहीं होंगे, ठीक है, एक साथ में मैच्योर नहीं होंगे, ठीक है, एक साथ में मैच्योर नहीं होंगे। मान लो कि अगर मेल पार्ट है वो पहले मैच्योर हो गया, मतलब परागकण जो है ना वो पहले झड़ गए, ठीक है, तो उस टाइम पर अगर फीमेल पार्ट है, एक फूल है उसके अंदर मेल भी है और फीमेल भी है, ठीक है, पास पास में है दोनों, तो मेल जो है वो पहले मैच्योर हो गया और फीमेल है वो बाद में मैच्योर हो, ठीक है, मेल जो है वो पहले मैच्योर हो गया और फीमेल है वो बाद में मैच्योर हो, तो उनके अंदर परागण नहीं होगा ना। फीमेल है उसके जो है वो जो परागकण है वो झड़ जाएंगे, लेकिन उस टाइम पर फीमेल तो मैच्योर हुई नहीं है, तो उनके अंदर परागण नहीं होगा। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, भिन्न स्थान, ठीक है, दोनों फूलों के अंदर, ठीक है, एक फूल है उसके अंदर
मेल भी है फीमेल भी है, तो दोनों से कैसे बताया जा सकता है कि दोनों का स्थान है वो अलग अलग कर दिया जाए, दोनों का स्थान मेल और फीमेल का जो स्थान है वो अलग अलग कर दिया जाए तो भी स्व परागण नहीं होगा। ठीक है, एक है स्व स्व असमंजस्य, स्व असमंजस्य। ठीक है, ये क्या होता है भैया? सामंजस्य में आपको सबको पता है कि मतलब आपस में मतलब जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बोलते हैं। ठीक है, असमंजस्य कि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी इंग्लिश में बोलते हैं उसको। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, जो फूल है ना, जो फीमेल पार्ट है वो खुद इतनी समझदार होगा, वो खुद इतना समझदार होगा, उसको पता है कि ये वाला परागकण है, ये अपन को नहीं लेना है, तो वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, उसको बाहर भगा देगा। ठीक है, ये फिर है एक लिंगीय पुष्प। अगर ये ऐसा हो जाए कि पुष्प जो है ना, फ्लावर जो है वो एक ही हो जाए उसके अंदर, मतलब एक लिंगीय हो जाए, मतलब कि जो फूल है उसके अंदर सिर्फ मेल है, एक फूल के अंदर फीमेल है, तो उनके अंदर स्व परागण हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसा हो जाए तो भी ये बेस्ट है। अब बात करेंगे अपन किसकी, पराग और स्त्री केसर संकर्षण की बात करेंगे। किसकी? पराग और स्त्री केसर संकर्षण की बात करेंगे, इंग्लिश में पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन की। तो मैं आपको वर्बली बता दूं क्या होता है ये भैया होता क्या है कि परागकण बन गया, ठीक है, और परागण करा के अपने परागकण को उठाकर कहां लेके आ गए अपन, स्त्री केसर के जो वर्तिकाग्र है वहां तक लेकर आ गई। अब क्या कि फूल है, ठीक है, फूल किसका है, फूल है भैया वो गुलाब का, फूल किसका है, गुलाब का है। और जो आपका जो परागकण है, देखो कोई इंसान तो लेके आ नहीं रहा है ना, लेके कौन आ रहा है, मक्खियां लेके आ रही हैं, तो मक्खी गेंदे पर भी बैठेगी और मक्खी गुलाब पर भी बैठेगी। ठीक है, तो मधुमक्खी है वो पहले किस पर बैठी, गुलाब पर बैठी। ठीक है, मधुमक्खी जो है वो पहले गुलाब पर बैठी और गुलाब से वो क्या लेके आई है, परागकण लेके आई है, और फिर आकर वो कहां बैठी है, वो गेंदे पर आकर बैठ गई। फिर आकर वो कहां पर आकर बैठी है, गेंदे पर आकर बैठी है, गेंदे के फूल पर आकर वो बैठी है। तो वो जो गेंदे के फूल पर आकर बैठी है और परागकण उसके किसके चिपके हुए हैं, गुलाब के चिपके हुए हैं। तो उससे क्या होगा, वो जो है आकर बैठ तो गई, उसके वर्तिकाग्र पर वो आ गए, जो परागकण है वो आ गए, लेकिन जो स्त्री केसर है ना, वो इतना समझदार है, जो फीमेल जो पार्ट है वो इतना समझदार है कि वो उसको अंदर नहीं आने देगा। वो उसको पता लग जाएगा कि यार ये तो अपना आदमी ही नहीं है, जो अपन को चाहिए वो ये नहीं है, इसको भगाओ बाहर, ये गलत आ गया। जो उस परागकण को है ना वो अंदर जाने ही नहीं देंगे। ठीक है, जो एग सेल है, ठीक है, जो अंडा है उसके पास में वो जाने ही नहीं देंगे परागकण को। ठीक है, एग सेल के पास में वो जाने नहीं देंगे। तो ये क्या है, आपका पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन है। ठीक है, अगर वो खुद का होगा, मतलब ऐसा होगा कि हाँ ये रोज मतलब गुलाब का फूल है, गुलाब का ही परागकण है, तो उसको अंदर आने दो। ठीक है, अगर वो दूसरी प्रजाति का है तो बाहर जाने दो। ठीक है, अब बात करेंगे दोहरा निषेचन या फिर द्विनिषेचन, इंग्लिश में डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब आपका जो परागण कराया अपन ने, परागण कराया तो मधुमक्खी जो है ना, मधुमक्खी जो है वो क्या लेके आ गई थी, परागकण को लेके आ गई थी। अब परागकण जो है वो क्या करेगा, यहां पर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि अगर वो खुद की प्रजाति का होगा तो गार्ड बोलेगा कि भैया तुम तो अंदर जाओ, तुम्हारा तो अंदर काम है, तुम अंदर जाओ, उसको अंदर बुला लेंगे, गेट के अंदर उसको अंदर ले लिया। अब क्या होगा, ये जो है ना तंतुरूप जो समुच्चय है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म अपरेटस बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, ये गाइड करता है, रास्ता दिखाता है कि इधर से जाना है आपको। ठीक है, अंडे तक पहुंचाना है अपन को, अंडे तक पहुंचाना है इसको, परागकण को। तो अंडे तक पहुंचाने के लिए ये क्या दिखाता है, ये रास्ता दिखाता है। ये जो तंतुरूप जो समुच्चय है, ये जो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। ये क्या करता है, रास्ता दिखाता है। ये रास्ता दिखाता है, किसका रास्ता दिखाता है कि भैया ये जो आपका अंडा है ना, ये जो अंड कोशिका है, ये यहां पर आपकी उपस्थित है, तो यहां से जाएगा, जो परागकण है वो यहां से अंदर जाएंगे। ठीक है, अब कहां पर फर्टिलाइजेशन होगा, किस किस के साथ में निषेचन होगा वो देख लिए, किस किस से मिलेगा ये। एक तो होगा किसके साथ में, एक तो होगा आपकी जो एग सेल है इसके साथ में होगा, एक तो यहां पर होगा एग सेल के साथ में, एक यहां पर ये दो है ना, जो बीच में जो दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दो केंद्रक प्रेजेंट है, जो ध्रुवीय केंद्रक है, इनके साथ में होगा। ठीक है, इनके साथ में होगा। ठीक है जी, तो ये जो मेल जो है ना, जो मेल जर्म जो सेल है वो किस किस के साथ में मिलेगी, के साथ मिलेगी, जो पोलन ग्रेन का जो आया है ना, वो किसके साथ में मिलेगा, एक किसी के साथ में फर्टिलाइजेशन होगा। एक तो फ्यूजन होगा किसके साथ में, एग सेल के साथ में फ्यूजन होगा। एक किसके साथ में होगा, ये जो बीच में दो प्रेजेंट है ना, दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इनके साथ में होगा। तो फ्यूजन कितने हुए हैं, मिलन कितने हुए हैं, ध्यान से सुनो, मिलन कितने हुए हैं,
1 2 3, 3 मिलन हुए हैं, 3 फ्यूजन हुए हैं भैया, 3 फ्यूजन हुए हैं। और फर्टिलाइजेशन कितने हुए हैं, फर्टिलाइजेशन कितने हुए हैं, फर्टिलाइजेशन कितने हुए हैं, 1 और 2, ठीक है। ये जो वाला है ना पूरी सेल के साथ में, पूरी सेल तो एक ही है ना, न्यूक्लियस तो 2 है, सेल तो एक ही है ना, तो फर्टिलाइजेशन कितने हुए, 2 फर्टिलाइजेशन हुए हैं। इसलिए क्या कहा गया इसको, फर्टिलाइजेशन। क्या कहा गया इसलिए इसको क्या कहा गया है, दोहरा निषेचन। क्या कहा गया है इसको, दोहरा निषेचन। अब आगे पर डायग्राम से देखना है, इस डायग्राम से आप ध्यान से समझना। बीच में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट थे, 2 न्यूक्लियस के साथ में मिलन हुआ था, तो क्या बन गया उसका बन गया प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। क्या बन गया, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बन गया। कितना है, 3n। 3n क्यों है भैया, क्योंकि 2 न्यूक्लियस थे, 2 न्यूक्लियस तो ये थे और इनके साथ में आकर मिल गया, तो ये कितने हो गए, 3 हो गए। कितने हो गए जी, 3 हो गए, ठीक है। यहां पर ये जो एंटीपोडल सेल्स है ये क्या करने लग जाएंगी, डीजनरेट करने लग जाएंगी। क्या करने लग जाएंगी, डीजनरेट करने लग जाएंगी। यहां पर ये जो है ना साई जो कोशिका है ये भी क्या करने लग जाएंगी, डीजनरेट करने लग जाएंगी, ठीक है। वहां यहां पर जो एग सेल प्रेजेंट थी इसके साथ में मिलन हुआ था, तो यहां पर क्या बन गया था, युग्मज। क्या बन गया, युग्मज, मतलब जाइगोट बन गया। क्या बन गया, जाइगोट बन गया। तो यहां से काम की बात है, क्या मिली अपन को, डबल फर्टिलाइजेशन हुआ है, दोहरा निषेचन हुआ है। उससे क्या मिला अपन को, उससे एक तो मिल गया अपन को प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक मिल गया, और क्या मिल गया, युग्मज मिल गया। क्या मिल गया, युग्मज, ठीक है। अब जो है ना युग्मज जो है इसके अंदर क्या होगा, जैसे ह्यूमंस के अंदर हुआ था, मानव के अंदर जैसे हुआ था, डिवीजन हुआ हो गए, अब विभाजन होगा इसके अंदर विभाजन हुआ, युग्मज जो है इसके अंदर विभाजन होगा। अब क्या बनेगा, फिर गोलाकार भ्रूण बनेगा, ठीक है। ये फिर एम्ब्रियो का अलग अलग स्टेज के अंदर, ये आप ध्यान से देख लो कौन सा गोलाकार भ्रूण है। उसके बाद में एक हृदयकार भ्रूण बनेगा, उसके बाद में ये परिपक्व बनेगा, ये मेच्योर है। इसके अंदर ये देखो बीज के जो 2 पत्र हैं, ठीक है, अगर 2 होंगे तो उसको बोलेंगे डाइकोट, और 1 होगा उसको बोलेंगे मोनोकोट। क्या बोलेंगे, डाइकोट और मोनोकोट। ये डायग्राम आप आगे देखो, ये है किसका, डाइकोट का। इसके अंदर 2 कोटिलेडन है, 2 कोटिलेडन है तो उसको बोलेंगे डाइकोट, और इसके अंदर 1 ही कोटिलेडन है, इसको बोलेंगे मोनोकोट। क्या बोलेंगे, मोनोकोट। ये क्या है, डाइकोट, ठीक है जी। ध्यान से सुनना कि जो मोनोकोट का जो डाइकोटिलेडन होता है इसका क्या बोलते हैं, स्केटलम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्केटलम बोलते हैं। यही काम की बातें हैं जो डायग्राम के अंदर आ गई। बाकी जो है यही की भैया कोलेप्टाइल कहां प्रेजेंट है, सूटोपेक्स कहां प्रेजेंट है, इसका आपकी पैराग्राफ के अंदर लिख रखा है। चलो जी, अब ये कुछ बातें हैं, ठीक है। ये जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं इस चैप्टर के जो पैराग्राफ के अंदर छुपा रखे हैं एनसीईआरटी ने, तो उसको अपन ने बाहर निकाला है ताकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन, क्यों देखो बहुत ज्यादा बनते हैं, थ्योरी से ज्यादा क्वेश्चन मुझे लगता है कि एग्जाम्पल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और वो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। थ्योरी तो मतलब आपको समझ में आ गया पूरे चैप्टर की, इसके अंदर मतलब सार क्या है चैप्टर का, समरी पूरी समझ में आ गई, लेकिन इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो वो आप देख लीजिए, एक साथ में मैंने लिख रखे हैं। तो जलीय जो परागण जो पादप होते हैं ना, जलीय परागण कौन से प्लांट्स हैं जिनके अंदर जलीय परागण होता है वो देख लीजिए। तो जलीय परागण होता है हाइड्रीला के अंदर, वेलिशनेरिया और जोस्टेरा। किस किस के अंदर होता है, हाइड्रीला, वेलिशनेरिया और जोस्टेरा के अंदर आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, जलीय परागण पादप, ठीक है। ये क्या है, जलीय परागण पादप है। अब कुछ पादप ऐसे हैं वो है तो जलीय, ठीक है, जल में तो रहते हैं वो, लेकिन उनके अंदर परागण है ना वो जलीय नहीं होता है। कुछ ऐसे पादप है, कुछ ऐसे प्लांट है वो रहते तो पानी में है, रहते तो वो पानी में है, लेकिन उनके अंदर परागण जो है वो पानी के द्वारा नहीं होगा। तो ऐसे प्लांट कौन से हैं, ऐसे प्लांट है भैया वाटर हाइसिंथ है और वाटर लिली है, ठीक है। वाटर हाइसिंथ है और वाटर लिली है, जिनके खुद के नाम में वाटर आ रहा है, लेकिन उनके अंदर वाटर से क्या नहीं होगा, उनके अंदर वाटर से परागण नहीं होगा, ठीक है। वाटर लिली को हिंदी में मुकुदनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुकुदनी, ठीक है जी, ठीक है। फिर आभासी फल, आभासी फल, आभासी फल या फिर मिथ्या फल, ठीक है। आभासी फल या फिर मिथ्या फल इंग्लिश में बोलते हैं फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, इसको कोई झूठा फल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन से है, सेब है, सेब है, स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी को हिंदी में रसभरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रसभरी, और अखरोट, ठीक है। तो आभासी फल या फिर मिथ्या फल या फिर फॉल्स फ्रूट जो है वो कौन कौन से हैं, सेब है आपका, सेब है, स्ट्रॉबेरी हिंदी में रसभरी, और अखरोट, ये क्या है, फॉल्स फ्रूट है, ठीक है। फिर प्रीभ्रूण पोष, प्रीभ्रूण पोष, ठीक है। पेरिस्पर्म जो है, प्रीभ्रूण जो पोष है वो किस किस के अंदर होता है, किस किस के अंदर में होता है, काली मिर्च, काली मिर्च और चुकंदर के अंदर, चुकंदर के अंदर, सॉरी चुकंदर के अंदर, चुकंदर, काली मिर्च और चुकंदर के अंदर आपको क्या देखने मिलेगा, प्रीभ्रूण पोष में देखने के लिए मिलेगा। अब बात करेंगे बीजाणु की संख्या, बीजाणु की संख्या के आधार पर देख लेते हैं। बीजाणु की संख्या अगर 1 है ना, बीजाणु की संख्या 1 है तो वो किस किस के अंदर है, और बीजाणु की संख्या अधिक है तो वो किसके अंदर होती है। एक किसके अंदर है, वीट, राइस, मैंगो, गेहूं, धान और आम, गेहूं, धान, आम, ठीक है। इनके अंदर 1 होती है बीजाणु की संख्या, और अधिक होती है किसके अंदर, पपाया, पपीता के अंदर, वाटरमेलन, तरबूज और ऑर्किड्स,
ठीक है, पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड्स। ठीक है जी, मतलब आप सबको पता है ना, पपाया के अंदर पपीता आपने सबने खाई है तो काटी होगी पपीता को, काटी है पपीता को तो उसके अंदर बहुत सारे बीज भी निकले हुए होंगे। ठीक है, तो मतलब उसके अंदर बीजाणु की संख्या अधिक है। बट सेम वाटरमेलन के लिए आपने तरबूज भी खाया होगा, तो तरबूज खाया है तो उसके अंदर बहुत सारे बीज निकलते हैं, तो वही है ना, बीजाणु की संख्या अधिक होती है। आम सबने खाया है, उसके अंदर गुठली सिर्फ एक ही निकलती है, तो बीजाणु की संख्या एक है। अब ये देखो आप, क्या है, अनिषेक, अनिषेक जनित फल, अनिषेक जनित फल, पार्थेनोकार्पी, अनिषेक जनित फल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। ये क्या होते हैं, बीज रहित होते हैं। कैसे होते हैं ये, बीज रहित होते हैं। ये फल जो है ना, ये जो अनिषेक जनित फल होते हैं ना, ये कैसे होते हैं, बीज रहित फल होते हैं। और आप ध्यान से सुनो, ऐसा कौन सा फल है ना जिसके अंदर बीज नहीं आता, आप कॉमनली खाते भी हो उसको, कौन सा है, केला, बनाना। बनाना के अंदर कहां बीज होता है, ठीक है, तो बनाना जो है ना वो किससे बनता है, पार्थेनोकार्पी से बनता है। ठीक है, फिर है असंग जनन। ठीक है, असंग जनन, असंग जनन। ठीक है, ये क्या होता है, असंग जनन के अंदर क्या होता है, फल रहित होता है। ये कैसा होता है, वो बीज रहित था, वो बीज रहित था, और ये कैसा है, फल रहित है, फल रहित है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या है, घास और एस्टेरियसी। एस्टेरियसी कौन सी फैमिली है, ये है फैमिली है जो आपका जो सनफ्लावर है, सूरजमुखी है, उसकी फैमिली है एस्टेरियसी। ठीक है, जो असंग जनन है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस बोलते हैं। चलो जी, अब ये देख लो, एल्बुमिनस, एल्बुमिनस मतलब जिनके अंदर जो पोषक तत्व है, जो पोषक तत्व है वो मतलब पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं और कुछ मात्रा में बाकी है, कुछ मात्रा में बाकी है। तो वो कौन से हैं, गेहूं है, मक्का है, बाजरा है और अरंड है। गेहूं, मक्का, बाजरा और अरंड, इनके अंदर ये एल्बुमिनस है, इनके अंदर जो पोषक है, जो पोषक जो है वो खत्म नहीं हुआ पूरी तरह, वो है अभी भी। ठीक है, नॉन एल्ब्यूमिनस कौन से होते हैं, जिनके अंदर जो पोषक जो है ना वो खत्म हो चुका है, वो कौन से, मटर और मूंगफली, मटर और मूंगफली, इनके अंदर पोषक खत्म हो चुका है। अब बात करेंगे, ये जो दो तीन जो टर्म है ये बहुत कंफ्यूजिंग करती है। ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग है, इनको आप देख लीजिए। अनिषेक जनन, अनिषेक जनन इंग्लिश में इसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। इसके अंदर क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जो है ना वो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है, बिना फर्टिलाइजेशन के ऑर्गेनिज्म बनता है अनिषेक जनन के अंदर, अनिषेक जनन के अंदर। एक है अनिषेक जनित फल, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, अनिषेक जनित फल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। इसके अंदर क्या होता है, फ्रूट बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के फल बन जाता है इसके अंदर। ठीक है, एक टर्म है असंग जनन, असंग जनन, एपोमिक्सिस। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बीज बनता है बिना फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के अंदर बीज बनेगा असंग जनन, बिना फर्टिलाइजेशन के फल बनेगा अनिषेक जनित फल, और बिना फर्टिलाइजेशन के अगर ऑर्गेनिज्म बन गया पूरा तो बोलेंगे अनिषेक जनन बोलेंगे उसको। तो ये आपका चैप्टर हो गया पूरा कंप्लीट। एनसीईआरटी की आपकी हर एक लाइन कवर हो चुकी है। ठीक है, एनसीईआरटी कोई भी आपको नहीं लगेगा कि हाँ कोई कॉन्सेप्ट छूटा है। बाकी आप फीडबैक दे सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर, आप बता सकते हो कि कैसा जैसा भी आपको लगा। इंप्रूवमेंट अगर आपको लगेगा कि हाँ भैया यहाँ पर इंप्रूवमेंट होना चाहिए, यहाँ पर आप इसको ऐसे कर सकते हो तो बेटर लगेगा, तो इंप्रूवमेंट के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो आप फीडबैक दे सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। इंस्टाग्राम पे आप मेरे को मैसेज करके बता सकते हो, फॉलो करने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का हैंडल दे रखा है, उसको वहां पर जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर नोट्स वगैरह आपको सब कुछ मिलता रहेगा। और आपको कोई भी डाउट आता है ना, कोई भी डाउट आता है आपको, तो टेलीग्राम जो चैनल है वहां पर ग्रुप भी है, तो उसके अंदर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। आप मेरे को मैसेज करके सिर्फ मतलब नॉर्मल मैसेज कर दीजिएगा उस ग्रुप के अंदर। तो आप अगर वहां नहीं बताना चाहो अपना डाउट, ठीक है, अगर कुछ भी अगर आपको पूछना है वहां पर नहीं बताना चाहो, तो जैसे ही आपका मैसेज आएगा मैं आपको पर्सनली मैसेज कर लूंगा, तो पर्सनली आप मेरे को डाउट पूछ सकते हो, या फिर कुछ भी पूछना हो मतलब रिलेटेड टू एग्जाम वगैरह, बुक्स वगैरह, कुछ भी मतलब पूछना हो तो पूछ सकते हो ना, तो मैं आपको पर्सनली मैसेज कर लूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।